समय समय पर इन विषयों को ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा विषय, जो ये अनुकंपाधारी जो कर्मचारी है, ये अनुकंपाधारी कर्मचारी निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय में बहुत 19वां अधिवेशन का आपसे स्वागत करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद ज्ञापन औपचारिकता होगी। मैं आभार व्यक्त करता हूं आपके किए हुए कार्यों का। धन्यवाद। अधिवेशन के 19वें अधिवेशन के पावन अवसर पर उपस्थित सम्माननीय इस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, सम्माननीय प्रतिकुलपति महोदय, सम्माननीय कुल सचिव जी, बिहार विधानमंडल के सम्माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार सिंह जी, श्रीमती नूतन सिंह जी, राम नरेश बाबू, जो पूर्व में हमारे विद्वान वक्ताओं ने माननीय कुलपति जी के संबंध में अपनी बातें कही, अपनी जो उद्गार प्रकट की, वो कहीं न कहीं आपके व्यक्तित्व को रेखांकित किया है। और आप कुलपति के स्वरूप के साथ साथ एक अभिभावक स्वरूप में और एक शिक्षाविद के रूप में आपने जिस तरह से इस विश्वविद्यालय को संवारने का काम किया है, उसके हम अपनी ओर से और कटिहार की ओर से भी हम आपको बधाई देते हैं। आप हमारे अध्यक्ष के स्वरूप में रहे हैं। हम आपके इस व्यक्तित्व, विशाल व्यक्तित्व से काफी अभिभूत भी हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब हम पूर्णिया विश्वविद्यालय से पूरी तरह हम सब जुड़ जाएंगे, लेकिन आप जहां भी रहेंगे, छात्र और विश्वविद्यालय पठन पाठन, ये जो आपका अद्भुत एक ध्येय के रूप में रहा है, उसको हमेशा आप सजाने और संवारने का काम करेंगे। मैंने प्रश्नोत्तरी के रूप में 2-3 बातें भेजी थी, इसमें कुछ का निराकरण हुआ है, लेकिन अभी सभी डीएस कॉलेज के भी और जो हमारे शिक्षक हैं, प्राध्यापक हैं, उनका बकाया नहीं मिला है, उसको एक बार देखने का प्रयास करेंगे। और भी कुछ बातें प्रश्नोत्तरी के द्वारा हमने भेजी है, उसको भी आप देखेंगे। यह विश्वविद्यालय इस पिछड़े क्षेत्र में जो और वो उद्देश्य इतने वर्षों के बाद भी अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं किया है। आपसे आग्रह है कि आपने इसके मर्म को समझने का प्रयास किया है। आप इस ओर निश्चित रूप से और अधिक ध्यान देने का काम करेंगे। और हमारे पूर्व के वक्ताओं ने ये चिंता व्यक्त की कि वर्ग कक्षा में छात्रों की उपस्थिति काफी नगण्य होती है, क्योंकि आभार प्रकट करते हुए कि आपने विश्वविद्यालय को एक नया आयाम देने का एक सफल प्रयास किया है। उसमें जितने भी विश्वविद्यालय के कर्मी हैं, हमारे सम्मानित प्राध्यापक हैं, हमारे सभी बड़ी अधिकारी हैं, सबों का निश्चित रूप से आपको सहयोग मिला होगा। इसलिए आज इस प्रशंसा के शिखर पर आप पहुंचने में कामयाब हुए हैं। ऐसे तमाम लोगों के प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिकुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय, सभागार में उपस्थित अभिभावक, ऊपर तक के जितने कर्मी हैं, सबों का आप एक तरह सम्मान करते हैं, एक तरह सुनते हैं, इसलिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। एक अभिभावक के रूप में जो आपकी कार्यशैली रही है, इसलिए आप तमाम महाविद्यालय, विश्वविद्यालय कर्मी के ओर से, मैं अपनी ओर से विशेष रूप से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। एवं सभी सदस्यगण, सबसे पहले तो उपस्थित सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। महोदय, आज आपका अभिभाषण हुआ
और उसमें बहुत सारे सदस्यगण अपनी अपनी बात रखी और मुझे भी अपनी बात रखने का मौका मिला। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। महोदय, मुझ में एक बहुत बड़ी कमी है कि मुझे सच बोलने की आदत है और सच थोड़ा कड़वा होता है। अब ये सच थोड़ा कड़वा होता है, तो अगर ये बुरा लगे, सुनने में अच्छा नहीं लगे, तो मैं माफ़ी चाहूँगी। महोदय, आज आपने अपने भाषण में कहा कि विद्यार्थी नहीं आते हैं, खाली रहता है, मेरा ये सपना है कि स्टूडेंट आए, पढ़ाई हो। तो ये कहावत है, मुहावरा है कि गरजेगा तो बरसेगा, बरसेगा तो दिखेगा, दिखेगा तभी तो लोग समझेगा। यहाँ जब पढ़ाई नहीं होता है, और डार्क किसको पसंद है, अंधेरा महोदय किसको पसंद है, सबको उजाला पसंद है। बस यहाँ पे तो यहाँ सेशन भी लेट होना है, तो स्टूडेंट का क्या है कि आना है, पढ़ाई होना नहीं है, कभी क्लासेस होना है, नहीं होना है, एग्जाम देना है, रिजल्ट लेके हमको जाना है। तो जब भी यहाँ विधि व्यवस्था सही होगा तभी तो स्टूडेंट यहाँ पे बढ़ेंगे और पढ़ाई पे पूरी तरह ध्यान देंगे। लेकिन एक बात है, कथनी से करनी का पता चलता है महोदय, और आपके कथनी में ये करनी पूरा दिख रहा है और बहुत कुछ हुआ है और आगे होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। और आपने ये भी कहा कि मैं बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ उसके खेल पे भी ध्यान दिलवा रहा हूँ, जिम है, ये है। तो खेल तो बहुत जरूरी है, खेल से मानसिक विकास होता है और पढ़ाई में आदमी को हर काम में मन लगता है। अगर शरीर स्वस्थ रहता है तो खेल से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो पढ़ाई पहले महत्वपूर्ण है, बाद में खेल। महोदय, तो आगे आप इस विधि व्यवस्था पे आगे ध्यान दिए हैं और बहुत सारे ध्यान देंगे आगे। तो ये इनसे पहले, आपसे पहले जो कुलपति महोदय थे, तो वो तो अपने अभिभाषण में ये भी नहीं कहते थे कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे। कम से कम आप तो बोले, क्योंकि उनको तो विदेश घूमने से फुर्सत ही नहीं होता था, फौरन घूमते रह जाते थे। तो पढ़ाई में क्या व्यवस्था दिलवाते और क्या करते। और बहुत सारे सदस्यगण ये बोले कि मुझे ये चाहिए, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। मैं कुछ नहीं कहूँगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बच्चों के भविष्य में हमारा भविष्य है, बच्चों का भविष्य अगर संवर जाए तो मेरा भविष्य संवर जाएगा महोदय। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उनके पढ़ाई के विधि व्यवस्था पे पूरा ध्यान हो। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। इस बैठक में कटिहार शहर माननीय विधायक किशोर जी, विधान पार्षद नूतन जी, आदरणीय रामनेश बाबू, सभी सम्मानित सदस्य महोदय, अभिभाषण हुआ आपका, सभी लोग तहे दिल से तारीफ किए हैं, तो मैं भी निश्चित रूप से तारीफ करता हूँ। और तारीफ उन्हीं का होता है जो अच्छे काम करते हैं। निश्चित रूप से जब से आप आए हैं और सबों को लग रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, और उसका उदाहरण कुछ होता है, कुछ देखने को मिलता है कि आप कैसे अच्छे काम करते हैं। सही बताइए नूतन जी ने कि हम लोग पूर्व के VC को खोजते थे, पता चलता है कहीं विदेश में, और सबसे बड़ा काम आपका ये हमको देखने को मिलता है कि आप लगातार विश्वविद्यालय में समय दे रहे हैं, और जब कोई व्यक्ति कहीं समय देगा किसी कार्य में तो निश्चित रूप से वो काम होगा। आप विश्वविद्यालय के लिए सोचते हैं, करने का प्रयास करते हैं, हो ना हो अलग बात है, लेकिन आप प्रयास कर रहे हैं तो बहुत कुछ होता भी है। इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सबसे बड़ी बात है, हम कुछ सुझाव देना चाहते हैं। हम सरकार में हैं, सरकार हमारी है, हम सरकार के विधायक हैं, लेकिन हमें ये कहने में कहीं शर्म नहीं महसूस हो रहा है कि शिक्षा की स्थिति राज्य में अच्छी नहीं है, और इसको निश्चित रूप से सुधारने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है कि विश्वविद्यालय बनता है, कोई विद्यालय बनता है, कोई स्कूल होता है छात्रों के लिए। प्राथमिकता छात्र हित में होना चाहिए कि हमारा छात्र आगे कैसे बढ़े, वो कैसे पढ़े लिखे, कैसे स्वस्थ रहे, कैसे हमारा नाम रोशन करे, आवश्यकता इसकी है। हमें जब हम बैठक में आते हैं, हम सिंडिकेट में हैं, हम सीनेट के बैठक में आते हैं, हमें आपके पास हमेशा आना पड़ता है, लेकिन दुख तब होता है जब आने के साथ गेट पर हमें हो हल्ला सुनने को मिलता है। हम चाहते हैं ये हो हल्ला ना हो, और जो कर्मचारी की समस्या हो या छात्रों की समस्या हो, उसे समाधान करने में जो भी जरूरत पड़े, हम आपके साथ में, सरकार आपके साथ में है, उसे समाधान करने का प्रयास करें, और निश्चित रूप से इसका समाधान होगा। हम आपको बता दें कि राज्य सरकार अभी इस बजट में शिक्षा में सबसे ज्यादा बजट दिया है कि ताकि हमारे राज्य का शिक्षा व्यवस्था सुधरे। और हमारा सुझाव होगा कि निश्चित रूप से छात्र के भविष्य के लिए आप एक नया प्लान बनाएं कि हमारा छात्र हमारा नाम रोशन कैसे करे, क्योंकि सरकारी संस्थान से जो छात्र निकलते हैं, रेयर छात्र हमारा नाम रोशन कर पाते हैं। इसी राज्य के छात्र देश में हमारा नाम रोशन करते हैं, प्राइवेट संस्थान में जाते हैं, हमारा नाम रोशन करते हैं।
लेकिन सरकारी संस्थान से कम छात्र निकलते हैं जो हमारा नाम रोशन कर पाए। काहे हम टारगेट कर सकते हैं कि हमारा शिक्षण संस्थान से, इस सरकारी शिक्षण संस्थान से हमारा छात्र नाम रोशन करे, हम क्यों ना प्राइवेट संस्थान की तरह टारगेट करें। हमारे राज्य में सुपर 30 चलता है, जो देश ही नहीं दुनिया में नाम कर रहा है। कैसे कर रहा है हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम अपने शिक्षकों से पूछना चाहते हैं, काहे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम सुपर 30 ना रखें, हम सुपर 5, सुपर 10, सुपर 1 ही रखें। हम टारगेट करें कि हमें भी एक छात्र को इंजीनियरिंग में भेजना है, एक छात्र को मेडिकल में भेजना है, एक छात्र को IIT कराना है और एक छात्र को IAS IPS से भेजना है। क्या हम टारगेट नहीं कर सकते हैं? हम जरूर टारगेट कर सकते हैं। हम अगर टारगेट करके शिक्षण संस्थान को चलाएं तो निश्चित रूप से हमारा शिक्षण संस्थान का, सरकारी शिक्षण संस्थान का नाम रोशन होगा और तभी इस पर लोग भरोसा करेंगे। हम देखते हैं, हम सहरसा में आते हैं, सहरसा में रहते हैं, हम सड़क से पास करते हैं जहाँ कोचिंग संस्थान होता है, इतनी भीड़ होती है, हमें लगता है कहाँ से यहाँ कुछ हंगामा हो रहा है क्या। इतने छात्र हमारे राज्य में हैं, इतने छात्र हमारे जिला में हैं कि उन्हें पढ़ने का अच्छा जगह नहीं मिलता है। वो छोटा शिक्षण संस्थान होता है, छोटा इंस्टीट्यूट होता है, उसमें लाइन लगा करके लगे रहते हैं और दिन भर कोचिंग चलते रहता है, वहाँ छात्र नहीं घटते हैं। क्यों उन्हें प्राइवेट में जाना पड़ता है? हम सबों से सवाल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं आपसे, हम सुझाव देना चाहते हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप इसको भी टारगेट करें और आप इस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करके यहाँ से जाएं, ये आपके लिए सबसे बेहतर काम होगा। और आपको बता दें, यूनिवर्सिटी हमारा बड़ा था, अभी छोटा हो गया। जब कोई संस्थान छोटा होता है तो निश्चित रूप से उसमें मॉनिटरिंग करने में और सुविधा होती है। जब देश में राज्य का बंटवारा होता है, जिला का बंटवारा होता है, नया ब्लॉक बनता है, इसलिए कि हम छोटे जगह को अच्छे से मॉनिटरिंग कर पाए और उसको अच्छे से सुसज्जित कर पाए, उसका उन्नति कर पाए। और अगर हमारा यूनिवर्सिटी छोटा हुआ है, हमारा विश्वविद्यालय छोटा हुआ है, तो हमारे लिए शुभ संकेत है। हम चाहते हैं, आपसे आग्रह करते हैं कि विशेष ध्यान दे करके शिक्षण संस्थान में हमारे छात्र यहाँ से सरकारी संस्थान से हमारे इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करे। यही हमारा आपसे आग्रह है और यही तमाम हमारे शिक्षक गण से, गुरुजन से यही आग्रह है कि नाम रोशन करे हमारा छात्र शिक्षक। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सभागार में बैठे सारे अरसद और एक बात मेरे संज्ञान में आया कि 276 की प्रोन्नति जो आपने की उसमें कुछ लोग छूट गए, उस पर गौर किया जाए। और सबसे दुखद स्थिति जो आलोचना का है, आपने सारी व्यवस्था की, बायोमेट्रिक लगाया, शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करवाई, लेकिन जब विश्वविद्यालय बनता है तो उसका लैडर का फर्स्ट स्टेप विद्यार्थी का ही हक होता है विश्वविद्यालय पर। तब विश्वविद्यालय में शिक्षक होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, विश्वविद्यालय के अधिकारी होते हैं। दुखद स्थिति ये है कि बायोमेट्रिक के बाद भी मैं दर्जनों कॉलेज को जानता हूँ जो ट्रेडिशनल क्लासेस के क्लासरूम नहीं खुलते। अगर अचानक औचक निरीक्षण किया जाए तो ताला खोलने के लिए चाबी की तलाश हो, घंटी तो शायद अब किसी कॉलेज में बजता है। मैं आपके नॉर्थ कैंपस की बात नहीं करता क्योंकि यहाँ आप हैं, लेकिन बेंच पर जो धूल जमे हुए हैं, चूँकि कैरियर बनाने के लिए कोचिंग सेंटर में जाते हैं विद्यार्थी, वही कॉलेज में प्रोफेशनल कोर्सेज जो चलते हैं उसमें विद्यार्थी आते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल कोर्सेज में विद्यार्थी नहीं आते हैं। और यह मैं सिर्फ व्यवस्था को ही दोष नहीं देता। तमाम प्रधानाचार्य विकास कार्य में मैंने देखा कि जब इंक्रीमेंट वेदर होता था तो उस मौसम में अगर 2 विद्यार्थी आए और उसको पढ़ाया गया तो दूसरे दिन भीषण बारिश होती थी तो 10 विद्यार्थी मिला। इसलिए कुलपति महोदय, मैं आपको क्या कहूँ, कितना भार दूँ, क्योंकि यूँ ही भार से आप लगे हुए हैं, लेकिन मेरा आग्रह है कि कॉलेजेस क्लासरूम खुले, इसका भी ख्याल रखा जाए। पुनः आपके भाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
है कि सीनेट मेरा अंतिम है, इसलिए मैं थोड़ा सा नियम से अलग होकर कुछ बोलना चाहता हूँ। हमको बोलने का जितनी भी बातें हुई हैं, जितनी भी कमियां हैं, उसके लिए सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है बल्कि सिंडिकेट भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमको ध्यान दिलाना था, आपके द्वारा करवाना था। इसलिए मैं इस जवाबदेही से मुक्त नहीं हूँ, इसलिए जब मेरा कर्तव्य बनता है तब चूंकि सिंडिकेट के आज सीनेट तक आज उन लोगों के द्वारा प्रश्न हो, जो आपके साथ कैबिनेट है उसकी भी जवाबदेही है, अभिषेक की भी जवाबदेही है कि कमियों के बारे में या किसी प्रश्न के बारे में उसका जवाब दिया जाए। यही एक्ट स्टैट्यूट के तहत नियम परिनियम है। इसलिए मैं आप सीनेट के सारे सदस्यों ने आपकी काफी प्रशंसा की, यह देख के मुझे भी खुशी हो रही है। इस प्रशंसा का हिस्सा मैं भी हूँ, सारे अभिषेक के सदस्य इस प्रशंसा से